इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी का आह्वान करता हुआ है और अपनी बात को रखा है। सभी से निवेदन है, सब लोग थोड़ा बैठ जाए शांति से, जिनको सुनने के लिए बैठे हुए थे आइए तक। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में ये परिवर्तन यात्रा 26 मार्च से कुशीनगर से शुरू होकर चल रही है। आज लखीमपुर खीरी में इस यात्रा के संदर्भ में यह कार्यक्रम रखा गया है। बहुत देर से यह कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही, तो सांसद जी ने भी बहुत सारी गंभीर बातें आप लोगों को बताने का काम किया है। तमाम मुद्दे हैं और किस दिशा में देश जा रहा है, इस बात को अपने अपने तरीके से जितने भी वक्ता हमारे थे उन्होंने आप लोगों को बताने और समझाने का काम किया है। इस बात को हम लोगों को गंभीरता से समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी इसी बात को ध्यान में रखकर कि ये बात हमारे लोगों को बताया जाना और समझाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी बात को ध्यान में रख करके इस तरीके के कार्यक्रमों को चलाने का काम कर रहा है। और आज के समय में जब किसानों के पास काम बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम का महत्व देखते हुए हमारे लखीमपुर के साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया, तो उनको भी हम अपनी तरफ से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी आबादी देश में 52% है, 52% है। और ये जो 52% का आंकड़ा है, ये 52% का आंकड़ा 1931 की जनगणना का आंकड़ा है। इसका मतलब ये है कि आजादी के 75 साल में ओबीसी के लोगों की जनगणना तक आजादी के 75 साल में नहीं हुई। इसीलिए मैं रोज इस बात को बोलता हूं, दिन में कई बार इस बात को बोलता, क्योंकि कभी कभी मेरे एक दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम भी होते हैं और कभी कभी रात को 11 बजे तक भी मेरे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो मैं लगातार इस बात को बोलता हूं कि आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। ये बात बार बार बोलने के पीछे का जो मकसद है, वो मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे का जो ये मकसद है कि हमारे लोगों के दिमाग को थोड़ा धक्का लगना चाहिए। क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके दिमाग को धक्का लगे बगैर उनका दिमाग चलता नहीं है, तो उनके दिमाग को धक्का लगाना पड़ता है। जब उनको ये कहा जाता है कि जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की भी गिनती हो रही है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है, जब ऐसा उनको कहा जाता है तो थोड़ा धक्का उनके दिमाग पर लगता है कि लग रहा है हमारी स्थिति देश में जानवरों से भी खराब करके रख दी गई है। तो थोड़ा धक्का लगता है, तो थोड़ा वो सोचने की कोशिश करते हैं। हमने कई जगह अपने कार्यक्रमों में अपने ओबीसी के लोगों को पूछा कि दुनिया में कितने अजूबे हैं, तो हमारे पढ़े लिखे पिछड़े वर्ग के लोगों ने हमको बताया कि दुनिया में पटेल जी 7 अजूबे हैं।
तरफ नहीं देखा क्या? तो बोले अपनी तरफ देखने का क्या मतलब है? हमने कहा जिस देश में लोकतंत्र है और पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है, मतलब आधे से भी 2% ज्यादा है, उस देश में आजादी के 75 साल में अगर हमारी गिनती तक नहीं हुई तो दुनिया के एक आठवें अजूबे अगर हम अपने को मान ले तो कोई बुरी बात नहीं है। और जब हम मान लेंगे तो हम ये मान लेंगे कि अब हमें अजूबे बने नहीं रहना है और हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि देश में हमारी भी गिनती हो जाए। पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर दो नशा बहुत ज्यादा चढ़ा है। एक जाति का नशा चढ़ा है, एक धर्म का नशा चढ़ा है। जब मैं बोलता हूं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मगर मैं अच्छा लगने के लिए बोलता भी नहीं हूं। जो मुझे सही लगता है वो सही बात समझाने और बताने के लिए ही मैं बोलने का काम करता हूं। मैं किसी को अच्छा लगे या खराब लगे इसके लिए बोलने का काम नहीं करता हूं। दो नशा हमारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ा है। एक तो जाति का नशा बहुत ज्यादा चढ़ा है और दूसरा धर्म का नशा बहुत ज्यादा चढ़ा है। तो जाति का नेता जब अपनी जाति में आता है तो क्या कहता है? सारी जाति आगे चली गई, अपनी ही जाति पीछे रह गई है। तो अपनी पीछे रह गई है तो बिरादरी का आदमी क्या सोचता है? जब सब जाति आगे चली गई, अपनी पीछे रह गई है, तो नेताजी आए, नेताजी के पीछे इकट्ठा हो जाओ और नेताजी अपनी जाति को आगे लेके जाएंगे। तो जाति के लोग नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे, बिरादरी के लोग नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे और नरेंद्र मोदी के पीछे। तो भला होगा, कल्याण होगा कि सत्यानाश होगा? इसलिए सत्यानाश होगा। दूसरा धर्म का नशा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है कि सबसे बड़े वाले हिंदू हम ही हैं। कब कब हिंदू है? मुसलमान को मारना है, काटना है, झगड़ा करना है, मंदिर के सामने हनुमान चालीसा, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाना है, तब हम जरूर बढ़िया वाले हिंदू। लेकिन जब हम अपने हक की बात करें, अपनी गिनती की बात करें, अपने आरक्षण की बात करें, तब हम कहां बढ़िया वाले हिंदू? तब तो है नहीं। चंदा देना हो तो वर्मा जी लोग लखीमपुर वाले बहुत बड़े वाले हिंदू हैं, क्योंकि इनके पास थोड़ा पैसा भी है, तो चंदा देने के लिए तो हिंदू है ही। लेकिन जब अधिकार की बात करें तब हिंदू नहीं है। जब वोट देना हो तब हिंदू है, जब अधिकार की बात करें तो हिंदू नहीं है। तो हमें समझने की जरूरत है। जो जाति आधारित जनगणना का प्रश्न है, ये इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर जाति के आधार पर जनगणना हुई होती तो आज जो लोग हिंदू के खाते में जमा है उनका अपना अकाउंट होता, और जब उनका अपना अकाउंट होता तो हिंदू के खाते में क्यों जमा होता? तो ये जो साजिश है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। ये साजिश करती हुई आज बीजेपी दिख रही है और आज ये साजिश बीजेपी कर रही है, लेकिन ये साजिश आजादी के आंदोलन के पहले से देश में चलाई जा रही है कि कैसे इस देश का जो बहुसंख्यक तबका है उसको कैसे अधिकार वंचित रखा जाए, उसको कैसे गुलाम बना करके रखा जाए। ये साजिश तो अंग्रेजों के जाने के पहले से देश में चल रही है। और अगर ये साजिश देश में नहीं चल रही होती तो कांग्रेस महासमिति में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में सरदार पटेल को बहुमत था, और सरदार पटेल को बहुमत होने के बावजूद भी सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू को, जिनके समर्थन में कोई भी नहीं, उनको जबरदस्ती से देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया? सवाल उसका क्यों बनाया गया? क्या पढ़ाई लिखाई में सरदार पटेल नेहरू से कम थे? नहीं कम थे। सरदार पटेल बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे। उम्र के मामले में सरदार पटेल ज्यादा थे, अनुभव के मामले में सरदार पटेल ज्यादा थे।
देश में जितने कांग्रेस ने आंदोलन किए हैं, अगर उसमें भूमिका देखा जाए तो सरदार पटेल की भूमिका बड़ी थी। त्याग समर्पण का मामला देखा जाए तो सरदार पटेल की भूमिका बड़ी थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं गांधी जी ने लिखा कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी ने लिखा सर। तो गांधी जी को ये बात हर समय याद थी, बस एक समय भूल गए। कब भूल गए? जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का मामला आया तो भूल गए। बाकी हर समय याद था कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। पूरा देश रियासतों में विभाजित था। सरदार पटेल ने पूरे देश की रियासतों को भारत संघ में विलय कराने का काम किया, सभी लोग जानते हैं। और जो कश्मीर की रियासत थी, क्या कारण था कि सरदार पटेल को जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। एक ही कारण था, प्रधानमंत्री बनने से जबरदस्ती से रोक दिया गया। पेरियार रामास्वामी नायकर पहले से जानते थे, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने राजनीति तो किया, लेकिन ज्योतिबा फूले को नहीं जाने, साहू महाराज को नहीं जाने, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझे, पेरियार को नहीं समझे। और जब ये हम पिछड़े वर्ग के लोग समझ नहीं पाए, अपने ही महापुरुषों को समझ नहीं पाए, तो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए। और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए, तो जब हम मजबूत थे तो दुश्मन हमारे कैंप में घुस गया। जब हम मजबूत थे तो दुश्मन हमारे कैंप में घुस गया। और जब दुश्मन हमारे कैंप में घुस गया तो धीरे धीरे अंदर से हमको खोखला करते चला गया। और आज इस स्थिति में हम लोग इसका आकलन कर रहे हैं। तो आज भी अगर हमको कोई लड़ाई देश में वास्तव में लड़नी, तो ज्योतिबा फूले क्या सोचते थे, साहू महाराज क्या सोचते थे, बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोचते थे, पेरियार रामास्वामी नायकर क्या सोचते थे, वो हमको समझना पड़ेगा और उस लाइन को समझना पड़ेगा। और अगर हम उसको समझेंगे, उस लाइन को समझेंगे, तो यहां से अगर हम कोई लड़ाई आगे ले जाना चाहते हैं तो ये लड़ाई आगे जा सकती है। नहीं तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, मगर जो लड़ाई लड़ना चाहिए वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसलिए हमें अपने महापुरुषों का इतिहास और वो क्या सोचते थे, क्या चाहते थे और उसका क्या परिणाम हुआ, ये हमको जानना और समझना पड़ेगा। आज की तारीख में जो इतनी आजादी है कि हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, ये आजादी अंग्रेजों के जाने की वजह से मिली क्या? ये आजादी भी अंग्रेजों के जाने की वजह से नहीं मिली। ये आजादी 108 साल जो फूले साहब, अम्बेडकर, पेरियार ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का नतीजा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाना मजबूरी थी। वरना जो कांग्रेस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने के लिए उस समय 25,000 रुपया लगाकर नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम किया। और जब बंगाल में मुस्लिमों की सरकार थी और जोगिंदरनाथ मंडल ने इस्तीफा दिया और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि आप बंगाल आकर के चुनाव लड़ो, क्योंकि आपका संविधान सभा में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनाव जीत कर आ गए, तो कांग्रेस के लोगों ने भारत विभाजन किया। और भारत विभाजन में जो इलाका खुलना, जसोर, बोरीसाल, फरीदपुर जो इलाका था बंगाल का, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर जीत के आए थे, वो इलाका षड्यंत्र पूर्वक पाकिस्तान को दे दिया गया, ताकि जो डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान सभा में हम लोग